ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बताऊं आपको। जैसे आप देखते हैं हमारे घरों में बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत रहती है। आपको अगर अपना मोबाइल चार्ज करना है तो आपको कितना वोल्ट चाहिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए? तो आंसर, अगर मोबाइल चार्ज करना है तो हमें सिर्फ 4 या 5 वोल्ट चाहिए, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए हमको। लेकिन हमारे घरों में पावर हाउस से जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है। अब 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, पर हमें अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए केवल 4 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। उस सिचुएशन पर उस 220 को हम 4 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। और ये काम ट्रांसफार्मर कर सकता है। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे घरों में 220 वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी जा रही है, ऐसी सप्लाई दी जाती है। और हमारा टेलीविज़न जो है वो उसमें 100 वोल्ट चाहिए। आपको अपना लैपटॉप चार्ज करना है, आपको अपना कंप्यूटर उससे चलाना है। तो इन सब कामों के लिए जितनी वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई होती है उतना वोल्टेज हमें इन कामों के लिए नहीं चाहिए, उससे हमको कम वोल्टेज चाहिए इन कामों के लिए। अब वोल्टेज की सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट पर और हमको चाहिए केवल 100 वोल्ट, हमको चाहिए केवल 5 वोल्ट, हमको चाहिए केवल 120 वोल्ट। तो ऐसी सिचुएशन पर जो भी डिवाइस हमारे उपयोग में आती है वही डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर के नाम में ही आप देखो ट्रांसफॉर्म शब्द आ रहा है इस पे, और ट्रांसफॉर्म मीन्स टू चेंज। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही होता है परिवर्तन करना। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो परिवर्तन करती है। किस चीज में परिवर्तन करती है? तो आंसर है कि ये एसी वोल्टेज और उसकी करंट में चेंज करती है। आप याद रखें, एसी को डीसी बदलना इसको नहीं आता, एसी को डीसी में बदलना इसको नहीं आता, पर एसी के वोल्टेज को बदल सकती है। ये उसके वोल्टेज को कम भी कर सकती है। परिवर्तन का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन का मतलब ये थोड़ी होता है केवल बढ़ाना है या केवल घटाना है। परिवर्तन का मतलब कम करना भी हो सकता है और परिवर्तन का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज और उसकी धारा दोनों को वो क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? और उसके नाम में भी जैसे मैंने बताया ट्रांसफॉर्म वर्ड आ रहा है, और ट्रांसफॉर्म वर्ड मीन्स टू चेंज, बदलाव करना, परिवर्तित करना। तो ट्रांसफॉर्मर किसमें बदलाव करेगा? प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज में बदलाव करेगा, उसकी करंट में बदलाव करेगा। तो फिर से क्वेश्चन आया, क्या ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल सकता है? आंसर इज नो। इसको एसी को डीसी में बदलना नहीं आता, पर एसी का एसी ही रहेगा, एसी का एसी ही रहेगा। आप दोगे भी इसको एसी, और ये आपको जो निकाल के देगा वो भी क्या देगा? एसी, पर वो वोल्टेज चेंज कर सकता है उसका। ये चीज आपको एक याद रखनी है, ठीक है? और एक चीज ध्यान दीजिए, डीसी, क्या डीसी देंगे तो ये डीसी का वोल्टेज बदल पाएगा? आंसर है नहीं। ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में वर्क ही नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो डीसी वाले सर्किट में काम भी नहीं करेगा। आप ये याद रख लीजिए। तो कभी भी आपको वोल्टेज बदलना हो ना, तो आप एसी में ही बदल लीजिए, क्योंकि एक बार आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया फिर आप वोल्टेज बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, इसको समझने की जरूरत है आपको। फिर से, वोल्टेज हमको किसका बदलना आता है? एसी का कि डीसी का? एसी का बदलना आता है। क्यों? एसी में ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर ये काम कर देगा। डीसी में ट्रांसफार्मर काम करता ही नहीं है। आप डीसी में लगा भी दोगे इसको तो वो कुछ करके नहीं देगा आपको। इसलिए आगे और हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप पढ़ेंगे उस वक्त भी ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। वोल्टेज बदलने की जरूरत पड़े करेगी हमको, पर याद रहे वोल्टेज बदलने का, उसको बढ़ाना है घटाना, ये सारे काम आप कहाँ कर लेंगे? एसी में।
एक बार कसम से आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप वोल्टेज बदल नहीं सकते। इसलिए वोल्टेज को बदलना है, कम करना है, ज्यादा करना है, जो करना है एसी के साथ कर लीजिए आप। उसके बाद आप उसको अगर कोई काम है तो डीसी में बदल दीजिए, वो बाद के काम है। फिलहाल इंट्रोडक्शन है, यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी के वोल्टेज तथा उसकी धारा को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। सिद्धांत कौन सा यूज होगा ट्रांसफार्मर के लिए? आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत, जिसमें दो कॉइल होती हैं। एक कॉइल में हम धारा में परिवर्तन करते हैं और उसकी वजह से दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होने लगता है, और दूसरी कुंडली में फैराडे के नियमानुसार एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। बस ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत है और इसी प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। तो यह अन्योन्य प्रेरण, इट मींस म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? नंबर 3, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। इसका डायग्राम कैसा बनेगा समझने के लिए जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, और डिस्क्रिप्शन भी इसका कैसा होगा आप देखिए। क्योंकि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है तो अब आप समझ ही गए हो कि कितनी कॉइल्स हमको इसमें चाहिए। 2 कॉइल्स की जरूरत हमको रहती है। एक कॉइल लपेटेंगे, उसके ऊपर दूसरी कॉइल हम लपेट देंगे। ठीक है बेटा, आप लोग आगे आ जाइए, इन सीट में बैठ जाइए। आ जाओ, आप ही आना हो तो। आ जाइए, और आ जाइए, एक लोग आना है तो। 2 कॉइल्स लपेटने के लिए हम उनको कैसे लपेटेंगे, तो हमारा पर्पस है, आपको उनकी पेयरिंग बताई गई है कि कॉइल्स को कैसा लपेटा जाए, ताकि कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि फ्लक्स जब हम कॉइल्स को ऐसा रैप करेंगे कि एक कॉइल से बनने वाला जो फ्लक्स हो वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए, दूसरी कॉइल से 100% फ्लक्स लिंक हो जाए। तो ऐसा पेयरिंग कब सबसे ज्यादा अच्छी होती है? जब एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल लपेटी जाती है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा अच्छा किस मटेरियल में ट्रेवल करता है? तो आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा सॉफ्ट आयरन में ट्रेवल करता है, अच्छे से नर्म लोहे में। तो हम क्या करते हैं, नर्म लोहे की एक छड़ लेते हैं और नर्म लोहे की इस छड़ में कॉइल्स लपेट देते हैं। एक कॉइल हम ऐसे लपेट देंगे, ऐसे, और एक जो दूसरी कॉइल मुझे लपेटनी है, दूसरी कॉइल इसी के ऊपर लपेट देंगे, ऐसे। इस तरह से ये दूसरी कॉइल हो गई। एक कॉइल लपेटेंगे, उसी के ऊपर दूसरी। एक्चुअली ये एक कॉइल के ऊपर दूसरी कैसे लपेटी जाती है, इसका एक तरीका है कि जैसे हमने देखा कि ये है सॉफ्ट आयरन, मान लिया कि ये सॉफ्ट आयरन है, तो हम एक पाइप लेंगे प्लास्टिक का, और पाइप ऐसा लेंगे जो इसके ऊपर ऐसा पहनाया जा सके। समझ रहे हैं आप? उस पाइप में हम एक कॉइल को लपेट देंगे ऊपर और ले जाकर उसको इसी में ऐसा पहना देंगे। एक कॉइल लिपट गई। अब दूसरी कॉइल लपेटनी है तो एक दूसरा पाइप लीजिए जो थोड़ा उससे साइज में बड़ा हो, उस पर दूसरी कॉइल लपेट दीजिए और उसके जाके इस दूसरे पहले वाले पाइप के ऊपर चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए यार, तो दोनों कॉइल आ गई, लिपट गई। ये तरीका होता है लपेटने का। इसमें से जो एक कॉइल लपेटती है, पहली कॉइल, उसे आप बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में आपने ये पढ़ा हुआ था। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसको? प्राथमिक कुंडली। प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली। और जो दूसरी वाली कॉइल होगी इसको बोला करेंगे सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। समझ में आया? हमें जो अपना इनपुट देना होगा वो हमेशा हम प्राइमरी कॉइल में दिया करेंगे। यहां पर इनपुट देंगे, इनपुट
AC। इनपुट मतलब क्या होता है, जो हम उसको देते हैं। भाई आप फिर से देखो, 220 वोल्ट पावर हाउस से आया और मोबाइल चार्ज करने के लिए उसको हमें कितने वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 5 वोल्ट में। तो एक तरफ से 220 वोल्ट आए और दूसरी तरफ से कितना वोल्ट निकले, 5 वोल्ट। तो वो 220 वाला किस में लगाएंगे और 5 वाला किस में लगाएंगे? तो 220 वाला ये इनपुट होगा, जिसे हमें बदलना है वो इनपुट रहेगा हमारा। तो इनपुट में भी हम AC देंगे, अल्टरनेटिंग करंट। और सेकेंडरी कॉइल से हमको क्या मिल जाया करेगा, आउटपुट मिल जाएगा। और आउटपुट में भी आपको क्या मिलेगा, AC, DC नहीं मिलेगा आपको। तो इसको करंट का नेचर बदलना नहीं आता, वोल्टेज को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये इनपुट इसमें दिया करेंगे प्राइमरी कॉइल में, और आउटपुट हमेशा कहां मिला करेगा आपको, सेकेंडरी कॉइल में। लेकिन जब हम ऐसा बना करके इसको लपेटते ना, हाँ ये क्या चीज मैंने लगाई है, ये क्या चीज आपने लगाई है, सॉफ्ट आयरन। और जिसपे हम कॉइल लपेटते हैं ना, उसको हम कोर बोला करते हैं, कोर। हिंदी में उसको कहा जाता है क्रोड, आपने किताबों में पढ़ा होगा ये शब्द। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ये नर्म लोहे की क्रोड है, आप हिंदी में लिख सकते हैं। प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, निवेशी AC, निर्गत AC, नर्म लोहे की क्रोड। लेकिन जब हम ऐसा सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइल्स को लपेटते हैं तो इसमें फ्लक्स के लॉसेस बहुत होते हैं। फ्लक्स के लॉसेस कैसे, इसके अंदर से फ्लक्स ऐसे मूव करता है नर्म लोहे के भीतर से, और फिर ऐसा जा करके यहां पर फ्लक्स के बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, ऊपर से और इधर नीचे से भी फ्लक्स के लॉसेस होते हैं। तो फिर हम ऐसा लपेटना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि जितना फ्लक्स एक कॉइल बनाए, 100% फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक होना चाहिए। और इसमें तो थोड़ा ऊपर से नीचे से यहां से फ्लक्स के लॉस हो जाएंगे, तो 100% लॉस, 100% फ्लक्स हमारे काम में नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमारा 100% फ्लक्स हमारे काम में आए। उसके लिए हम ऐसी एक कोर बनाते हैं, ऐसी कोर के बजाय ऐसी कोर बनाते हैं, फिर बंद चारों तरफ से फ्रेम बना दिया कोर का एकदम से। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये सिरा खुला था, ये सिरा खुला था, तो इन दोनों सिरों से फ्लक्स के लॉस हो जाते थे। इसमें खुले होने की वजह से फ्लक्स के लॉस होते थे, चारों तरफ से मैंने बाउंड्री कर दी उसकी, ताकि फ्लक्स के लॉसेस मत हो। फ्लक्स के लॉसेस मत हो, तो अब अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलेगा या मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें मूव करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे ऐसे, यहां के बाद ऐसा चला जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, यहां के बाद ऐसा चला आएगा, फिर ऐसा आएगा, यहां के बाद ऐसा, ऐसे, और फिर ऐसे चला जाएगा। वो इसी कोर के अंदर ही टहलता रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। ये वाले प्रॉब्लम खत्म हो गई। देखिए अब इस पे क्या करते हैं, फिर हम इस पे ये करते हैं, अब फिर से हमको 2 कॉइल्स लपेटनी। अब इसमें 2 कॉइल्स कहां लपेटेंगे, इसमें 2 कॉइल्स में एक कॉइल हम यहां लपेटते हैं, इधर, ऐसे, और दूसरी कॉइल को यहां लपेटते हैं इस तरह से। ठीक है, ये कॉइल को क्या बोलेंगे, इसको, इस वाली कॉइल को क्या कहेंगे आप, प्राइमरी कॉइल। सेम वही चीज है। इस पे हम इनपुट लगाएंगे कि यहां से आउटपुट लेंगे, इनपुट लगाएंगे। इनपुट में AC देंगे कि DC देंगे, AC देंगे। ये कौन सी कॉइल है भैया, सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में इनपुट लगाएंगे या आउटपुट मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा। DC मिलेगा कि AC मिलेगा, AC दोगे तो AC ही मिलेगा। इसको करंट का नेचर बदलना नहीं आता। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, अब नाम नहीं लिख रहे हम। और ये क्या चीज बनी हुई है, ये सॉफ्ट आयरन कोर बनी हुई है। और ये कोर सिर्फ ऐसी नहीं होती है, ये कोर
ऐसा मोटी भी होती है, ऐसा इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी ऐसी होगी, और इस तरह से ये पीछे की तरफ भी ऐसे होती है, देखिए इस तरह की। ऐसी ये बहुत सारी पट्टियों से मिलकर हम इसको बनाते हैं। आप इसको जब देखेंगे तो ये ऐसी आपको दिखेगी। ऐसी बनी होती है ये। तो इसमें ना हम बहुत सारी पट्टियां लेते हैं नर्म लोहे की, एकदम गुटका नहीं रख देते हैं, पत्तियां बनाते हैं पतली पतली, और उन पतली पत्तियों के ऊपर पहले एक पत्ती, फिर उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बना के ये मोटा गुटका उसका हम तैयार कर देते हैं। तो पूरा नर्म लोहे का एक पीस नहीं लगाते हैं, उसकी बहुत सारी पतली पतली पत्तियां काटते हैं और उसके बाद उन्हें हम इस पे रख करके इस तरीके का बना लेते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या ऐसा बनाने से 100% फ्लक्स लिंक होने लगा? आंसर इज नो। इसमें भी लॉस हो रहा है। देखो ये जो कॉइल बनाएगी फ्लक्स इसमें से ऐसा मूव करेगा, इसमें से मूव करेगा, तो यहां से फ्लक्स के लॉस होंगे। दूसरा, पूरा का पूरा बनने वाला फ्लक्स इससे लिंक नहीं हो पाएगा। फिर भी पूरा का पूरा फ्लक्स बनाने के लिए, लिंक करने के लिए एक के ऊपर एक कॉइल आपको लपेटनी चाहिए, और आपने यहां दूर दूर लपेट दिया है, फिर से प्रॉब्लम आएगी आपको। तो हम ऐसा भी नहीं बनाते, फिर ऐसा भी नहीं बनाते, फिर कैसा बनाते हैं? आंसर हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन का फ्रेम ये आपके सामने है। ये फ्रेम तो लगाते ही है, और बीच में ये भी लगा देते हैं, ठीक है, और ये ऐसा पीछे तक रहेगा। इस तरह से इस तरीके का आपको ये दिखेगा। और इसमें हम कॉइल कहां लपेटेंगे? तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इस पे हम कॉइल लपेट देते हैं। ये एक कॉइल लपेटी जाएगी, और इसी के ऊपर दूसरी कॉइल। ये वाली कॉइल कौन सी होगी? प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और ये वाली कॉइल होगी सेकेंडरी कॉइल। यहां पर हम अपना इनपुट लगाएंगे, और इनपुट में आप एसी देंगे, डीसी नहीं। यहां पर से आप अपना आउटपुट ले लेंगे, और आउटपुट में भी आपको एसी मिलेगा, डीसी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसकी कॉइल, ये कोर बनाने का तरीका जो होता है, देखो कोर बनाने का तरीका क्या होता है, इसको हम ऐसा बनाते हैं। आप सोचोगे लपेटने का जैसे तरीका मैंने बताया, कॉइल को लपेटा कैसे जाता है, कि प्लास्टिक का फ्रेम लेते हैं बेलनाकार, उसके ऊपर कॉइल लपेटते हैं, डायरेक्ट इस पर कॉइल नहीं लपेटते हम। अब थोड़ा सा देखो कि ये बनाया कैसे जाता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसकी ना, ये जो इतना मोटा गुटका आपको दिख रहा है, इसकी हम बहुत पतली पतली पत्तियां बनाते हैं पहले, नर्म लोहे की। और वो पत्तियां किस टाइप की बनी रहती हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखिए। वो पत्तियां इस टाइप की बनी रहती हैं। ऐसी वो पत्तियां बनी रहती हैं बेटा, दिखाई दे रहा है आप सबको? इस टाइप की पत्तियां बनी रहती हैं।
और एक और स्ट्रिप रहती है इस पे जो कि ऐसे रहेगी। अब हम इस पे क्या कर देंगे, देखो नर्म लोहा हमने लिया और नर्म लोहे की इस शेप की बहुत सारी पत्तियां हमने काट ली। इस आकार की बहुत सारी हमने पत्तियां काट ली, पतली पतली उसकी पत्तियां काटने के बाद इन सब को ना पकड़ पकड़ के वार्निश में डुबाते रहे। वार्निश में जब आप डुबाएंगे तो इन पत्तियों के ऊपर वार्निश की एक लेयर बन जाया करेगी और वार्निश की जो लेयर बनेगी वो लेयर जब एक दूसरे के साथ आप जोड़ के रखोगे ना तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने देगी, क्योंकि बीच में दोनों की तरफ क्या होगी, वार्निश की लेयर लगी होगी। तो ये नर्म लोहे की पत्तियां बनाते हैं पहले हम लोग इस शेप की। इन सभी पत्तियों को क्या करते जाते हैं, लगातार वार्निश में डुबा डुबा के निकालते जाते हैं। सूख जाएंगी तो वार्निश की एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। वार्निश की जब लेयर बन जाएगी इसके बाद एक पाइप लेंगे हम, उस पाइप में प्लास्टिक का पाइप, प्लास्टिक के पाइप में एक कॉइल हम अपनी लपेट देंगे। कॉइल लपेटने के बाद यहां आके उसको पहना देंगे। एक कॉइल चली गई इस पे। दूसरा फिर एक उससे थोड़ा बड़े साइज का पाइप लेंगे, उसमें भी कॉइल हम लपेट देंगे। लपेटने के बाद उसको आके इसके ऊपर पहना देंगे। तो दोनों कॉइल्स एक के ऊपर एक आ गई कि नहीं आ गई। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आप अलग से पत्ती देख रहे हैं इस पत्ती को यहां ले आएंगे और ला करके यहां रिबीट कर देंगे। अब ये बिल्कुल बंद फ्रेम ऐसा तैयार हो जाएगा आपका, देख रहे हैं। तो बंद फ्रेम भी तैयार हो गया, कॉइल भी लिपट गई, सारा काम हो जाएगा। लेकिन उनमें हम वार्निश जरूर लगाते जाते हैं और वार्निश क्या करता है कि अपनी एक लेयर बना लेता है पत्तियों में। जैसे आप ऐसा हाथ लीजिए और वार्निश में से डुबा के निकालिए तो आपके हाथ, पूरे हाथ में वार्निश की एक परत चढ़ जाएगी। उस परत को हम क्यों चढ़ाते हैं, ताकि जब हम एक पत्ती से दूसरी पत्ती से जोड़ के रखेंगे ना तो इसका फ्लक्स इसमें ऐसे जा नहीं सके। उनके बीच में परत आ जाएगी, वो कुचालक होता है तो इधर से इधर फ्लक्स को ऐसा पार नहीं होने देगा, करंट को ऐसा जाने नहीं देगा। ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके ये होगा बेटा कि अगर आप वार्निश नहीं लगाओगे, वार्निश अगर नहीं लगाओगे और सारी पत्तियां ऐसे ही बिना वार्निश के आपने जोड़ के इतना मोटा गुटका तैयार कर दिया, तो जैसे ही फ्लक्स परिवर्तन करोगे ना इसमें भंवर धाराएं पैदा हो जाएंगी। एडी करंट्स पढ़ी है आपने, वो भंवर धाराएं यहां पर ऐसे पैदा हो जाएंगी। और भंवर धाराएं पैदा होना, भंवर धाराओं का पैदा होना ये तो टोटल लॉस है ना। ये इसकी कॉइल को गर्म कर देंगी, कोर को, और फ्लक्स का बहुत लॉस होगा। तो हम चाहते हैं कि एडी करंट्स पैदा मत हो, इसलिए उनको वार्निश में डुबा डुबा के एक के ऊपर एक ऐसा रखते चले जाते हैं। ऐसा करने से भंवर धाराओं का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, ऐसा ई आकार का क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें जब अगर करंट फ्लो होती है किसी पत्ती में तो आप देखो कितना कैसे फ्लो होती है। यहां से करंट ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है। करंट का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है। इस पे देखो अगर फ्रेम ऐसा बनाते तो क्या होता, करंट यहां से ऐसे जाती, 1 2 3 4, कितना लंबा रास्ता चलना पड़ा, 4। इस पे देखो कितना लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये हुआ, 8 ये हो गया मिला के पूरा। देखो ये लाइन, ये लाइन,
ये लाइन और ये लाइन सब मिला दो तो नीचे वाला बॉर्डर भी तो आएगा। तो कितना लंबा रास्ता चलना पड़ा? 8। उसने कितना लंबा रास्ता चलना पड़ रहा था? 4। रास्ता जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ा करके हमें क्या फायदा मिलेगा? एडी करंट्स को कम किया जा सकता है। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा भंवर धाराओं का खतरा उतना ही कम हो जाएगा। यह भी एक याद कर लीजिए। तो भंवर धाराओं के खतरे से बचने के लिए हमने 2 उपाय किए हैं। एक उपाय क्या किया है? इसका पूरा गुटका नहीं लगाया है, पतली पतली पत्तियों में काटा है इसको, फिर हर पत्ती को वार्निश में डुबा डुबा के इनको तब आपस में सुखा के इनको एक दूसरे के साथ मिला के तब बड़ा पीस बना हुआ है। एक तो ये भंवर धाराओं खतरे से बचने के लिए कि करंट अगर बनना भी चाहेगी तो ऐसा नहीं जाएगी, एक पत्ती से दूसरी पत्ती में जा ही नहीं सकती। क्यों? वार्निश की लेयर आ जाएगी बीच में। दूसरा, भंवर धाराओं के खतरे से बचने के लिए दूसरा उपाय क्या किया है? दूसरा उपाय हमने ये किया कि पत्ती को ई आकार का बनाया गया है। ई आकार का बनाने से क्या होगा? ई आकार का बनाने से करंट का रास्ता कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। और आपको याद होगा प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर ρl/A, रेसिस्टेंस लेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई जितनी ज्यादा होगी रास्ते की, प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम हो जाएगी। तो एडी करंट के डेंजर से बचने के लिए ये 2 उपाय हमने किए हुए हैं। तो फाइनली जो आपका ट्रांसफार्मर बनता है, इस तरीके की कॉइल्स उसमें बनाई जाती हैं। कोर इसको बोलते हैं जो बनाई गई हैं। ये जो कॉइल आप लपेट रहे हैं, ये कॉइल किसकी बनी होती है? कोर किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की, सॉफ्ट आयरन की। कॉइल्स जो लपेटते हैं, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, ये किस चीज की बनी होती है? तो जो कॉइल्स हम बनाते हैं, इनको हम सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल यूज करते हैं। इस पे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। अब बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल तो सिल्वर है, पर सिल्वर की कॉइल अगर बनाने लगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। फिर तो हमको चांदी की कॉइल्स बनाना बहुत महंगा पड़ जाएगा। 2 कॉइल्स लपेटनी है, काफी सारे चक्कर बनाने उसके, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। इसलिए सिल्वर के बाद, सिल्वर नहीं लपेटते, सिल्वर के बाद जो बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉपर। तो ये दोनों ही कॉइल्स हम किसकी बनाते हैं? कॉपर की बनाते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, प्राइमरी कॉइल भी कॉपर की बनी रहेगी और सेकेंडरी कॉइल भी किसकी बनी रहेगी? कॉपर, तांबे की बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्राम। डिस्क्रिप्शन में कितने पार्ट डायग्राम इसमें मेन रहते हैं? मेन पार्ट इसमें 3 है बेटा बस। कौन कौन से? एक तो सॉफ्ट आयरन कोर, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे? नर्म लोहे की क्रोड। सॉफ्ट आयरन कोर। दूसरा जो पार्ट इसमें रहेगा, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राथमिक कुंडली, जिसे प्राइमरी कॉइल आप बोलते हैं। काहे की बनी रहेगी ये कॉइल? कॉपर की। तीसरा पार्ट इस पे है द्वितीयक कुंडली। सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल भी किस चीज की बनी होगी? कॉपर की बनी होगी। और एक चीज देखिए, ये जो पत्तियां एक के पीछे एक मिला के बनाते हो ना, इन पत्तियों को हम बोला करते हैं स्टेपल्स। क्या बोला जाता है इनको? स्टेपल्स बोलते हैं।
इन पत्तियों को स्टेपल्स बोला जाता है, और वो स्टेपल्स एक दूसरे में ऐसा ऐसा पीछे रख के बनाया जाता है। अब ये बताएं क्या इतनी चीज आपको समझ में नहीं आई? आ गया? तो ये हमने कर लिया डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। देखो, आपको आज एक होमवर्क देते हैं। अभी तक जितनी डिवाइसेस, जितने भी उपकरण मैंने पढ़ाए हैं आपको, सबका डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है। आज हमने डायग्राम्स बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में मेन पार्ट्स शो कर दिए हैं। बता हमने सब कुछ दिया है आपको। आप चाहें तो घर जाकर अपनी अपनी बुक से उसका डिस्क्रिप्शन देख करके 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन अपना बना लीजिए, और लिखना क्या है, जो हमने बताया वही नोट कर लेना है कि नर्म लोहे के स्टेपल्स बनाते हैं, उनको वार्निश में डुबाते हैं, फिर एक दूसरे से जोड़ के मोटा सा एक पीस बना लेते हैं। ई आकार की पत्तियां होती हैं। वार्निश इसलिए लगाते हैं ताकि भंवर धाराओं के खतरे को कम किया जा सके। समझ रहे हैं? फिर दोनों कुंडलियां एक के ऊपर एक लपेटते हैं। कुंडलियां काहे की होनी चाहिए? तांबे के तार की। तो वगैरह वगैरह बातें जो भी आपने पढ़ा हुआ है वो सब आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी सही है। तो डिस्क्रिप्शन ट्रांसफार्मर का बच्चों को अपने मन से लिखना है। आप बुक की हेल्प ले लीजिए, आपने जो सीखा है उसकी हेल्प ले लीजिए, ये आप कर लीजिए। इसके बाद ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करेगा उसको देखिए। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है, मैं आपको याद दिला देता हूं 1 मिनट में, कि इसमें 2 कॉइल्स जो होती हैं, उन 2 कॉइल्स में एक कॉइल में हम प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं, या धारा के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन। जब धारा के मान में परिवर्तन करोगे तो करंट से ही क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र में भी तेजी से परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन होने लगता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। और अगर उसके चारों तरफ कोई दूसरी कॉइल रखी है तो उस कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलना शुरू हो जाता है। और फैराडे के नियम से अगर किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बस इतना सा म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, और यही इसकी वर्किंग में हमने लिख दिया है। देखो, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है, प्राइमरी कॉइल में ही निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोगे तो उसमें तेजी से परिवर्तन होने लगता है। किसमें? धारा में आप लिख सकते हैं। तो उसमें की जगह धारा में। अच्छा, धारा में परिवर्तन होने क्यों लगा बताइए? क्योंकि ये करंट कौन सी करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, उसकी सारी चीजें पढ़ी हैं, उसमें तो बिना कुछ किए, उसके लिए तो आपको स्विच ऑन ऑफ भी नहीं करना जल्दी जल्दी। प्रत्यावर्ती धारा का नेचर ही है कि परिमाण लगातार बदलना और दिशा आवर्ती रूप से बदलना, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। तो जब आप प्राइमरी कॉइल में प्रत्यावर्ती धारा दोगे तो धारा के मान में क्या होने लगता है? तेजी से परिवर्तन। अब समझ में आया कि प्रत्यावर्ती धारा को प्राइमरी कॉइल में कनेक्ट करने के बाद क्या आपको जल्दी जल्दी स्विच ऑन ऑफ करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का नेचर ही है बदलना, तो वो तेजी से बदलना शुरू कर देती है। किया जाता तो धारा में तेजी से परिवर्तन होने के कारण एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और यहां करंट कैसी है? परिवर्ती। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा बनेगा? परिवर्ती। जब करंट मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। जब करंट जीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन होने लगता है। अब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना जो लगातार परिवर्तित हो रहा है, और उसी जगह पर कौन लिपटा हुआ है? सेकेंडरी कॉइल।
तो सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में भी तेजी से परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इस फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो चेंज आपने कहां पर किया? आपने अपना इनपुट लगाया कहां? प्राइमरी कॉइल में। और विद्युत वाहक बल कहां मिल रहा है तुम्हें? द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इनपुट हमने एसी में दिया, पर इनपुट हमने प्राइमरी कॉइल में दिया, पर आउटपुट हमको कहां मिलने लगा? सेकेंडरी कॉइल में मिलने लगा। और ये आउटपुट आप जहां मर्जी ले जाओ, वोल्टेज कम ज्यादा कर देगा। कैसे करेगा अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको पता लगेगा। अभी तो परिवर्तन कैसे होगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, ये आपको समझ में नहीं आया है। अभी केवल इतना देख लो कि जब हम इसमें देते हैं इनपुट तो आउटपुट यहां से मिलने लगेगा। अब वो आउटपुट वोल्टेज कम होगा ज्यादा होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वर्किंग हमने कर लिया। आप एक काम करें, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं, ठीक है? तो जल्दी से नोट कर लें आप इसे। नंबर 5 पे हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आपने देखा कि प्राइमरी कॉइल में जब हमने एसी कनेक्ट किया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा। मान लेते हैं कि कुंडली के एक फेरे से जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वो d∅dt है, ये मान लेते हैं। माना प्रत्येक कुंडली क्यों लिखा हमने? क्योंकि दो कुंडलियां हैं। माना प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक फेरे में dt समयांतराल में d∅ के बराबर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। तब प्रत्येक कुंडली तब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt। देखिए हमने क्या माना? प्रत्येक कुंडली के प्रत्येक फेरे में dt समयांतराल में d∅ के बराबर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। तब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को किससे लिखा जाता है? d∅/dt। एक फेरे से लेकिन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? अब अगर ये मान लिया जाए कि प्राथमिक और द्वितीयक दो कुंडलियां हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है NP क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ये मान लिया जाए। माना प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या NP तथा द्वितीयक कुंडली में
तार के फेरों की संख्या ns है, तब फैराडे के द्वितीय नियम से प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP इज इक्वल टू, चलिए देखिए इधर, सबसे पहले हमने क्या माना कि जो कॉइल्स हैं दोनों, उनमें एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर d phi बाई dt है एक फेरे पे, और प्राथमिक कुंडली में फेरे कितने हैं NP, द्वितीय कुंडली में फेरे कितने हैं NS, ये हमने मान लिया। तो फैराडे के नियम से अब आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू माइनस n d phi अपॉन dt, और हमने आपसे क्या पूछा है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाए, माइनस n लिखना है और d phi बाई dt, तो n की जगह क्या लिखें, np की ns, np क्योंकि प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, और उसके साथ में d phi अपॉन dt तथा द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको किससे प्रदर्शित करोगे बताइए, ES से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, माइनस NS इंटू d phi अपॉन dt। फ्लक्स परिवर्तन की दर ना दोनों कॉइल्स की हमने सेम मान ली है, क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक लिपटी है, और हम ये मान रहे हैं कि जितना फ्लक्स परिवर्तन एक में होगा उतना ही फ्लक्स परिवर्तन पूरा का पूरा दूसरे में होगा, इसलिए फ्लक्स परिवर्तन अलग अलग नहीं कर रहे हैं, इसको सेम रख रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हम इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, क्या वैल्यू मिलेगी बताइए, ES अपॉन EP, पहले ऊपर ये लिखोगे अंश में, हर में इसको लिखोगे, तो d phi बाई dt से d phi बाई dt कैंसिल, माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, ऊपर क्या बचेगा NS और नीचे क्या आ जाएगा NP, NS अपॉन NP, ठीक है। इस तरह से आपको ये ES है सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, EP है प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, NS क्या चीज है, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या, वेरी गुड, और NP क्या चीज है, प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। सारे सिंबल आपको मालूम है। हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में जितना विद्युत वाहक बल आप सप्लाई दोगे, सेकेंडरी में कितना विद्युत वाहक बल मिलेगा। देखो प्राइमरी कॉइल में कितने फेरे लगाए हैं तो गिन के लगाएंगे हम, ये मालूम होगा हमको। सेकेंडरी कॉइल में कितने फेरे हमने लगाए हैं वो भी हम काउंट कर लेंगे। प्राइमरी कॉइल में हम कितना वोल्टेज दे रहे हैं वो भी तो हमको मालूम होगा कि 220 दे रहे हैं, 440 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं कि जब हम प्राइमरी कॉइल में इतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी में जाके उधर हमको कितना मिलेगा, ये हम यहां से पता लगा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, NS अपॉन NP इंटू EP।
तो अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पता है, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता है, प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ आपने अप्लाई किया ये पता है, तो आप कभी भी इस फॉर्मूले को यूज करके सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। और एक चीज देखिए, विद्युत वाहक बल जो सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित होगा वो विद्युत वाहक बल कम होगा कि ज्यादा होगा, ये इस एक रेशियो पर डिपेंड कर रहा है। देख रहे हैं, अगर इस रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा, तो सेकेंडरी कॉइल का विद्युत वाहक बल प्राइमरी कॉइल में दिए गए विद्युत वाहक बल से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर ये वाला रेशियो 1 से छोटा होगा, 1 से कम होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ मिलेगा वो प्राइमरी कॉइल की तुलना में कम मिलेगा। नहीं सुन पाए आप ध्यान से, फिर एक बार सुनिए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है ना, वो इस एक अनुपात पर डिपेंड करता है। अगर इस अनुपात का मान 1 से बड़ा है तो जितना आप एक तरफ से वोल्टेज दोगे सेकेंडरी कॉइल में उससे ज्यादा मिलेगा। 220 दोगे 300 मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसका मान बहुआ 1 से कम हो गया, 1 से कम है, तो उस वक्त सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। और अगर ये 1 के बराबर है तो जितना प्राइमरी का वोल्टेज है उतना सेकेंडरी का वोल्टेज आपको मिल जाएगा। तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी या उतनी ही मिलेगी, इस एक रेशियो पर डिपेंड करता है सब कुछ। इसलिए हमने इस रेशियो का एक नाम बना दिया, इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। क्या? इसका हमने नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का रेशियो है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। NS/NP is known as ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आप चाहें तो ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी कह सकते हैं आप इससे। हिंदी में इसको कहा जाता है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात। और इसके लिए हमने ना एक सिंबल भी बनाया है, स्मॉल r। रेशियो है ना, इसलिए इसके लिए एक सिंबल भी बनाया है, स्मॉल r। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, कम, ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। तो कोई ट्रांसफार्मर ऐसा होगा जो आप जितना वोल्टेज दोगे उससे ज्यादा आपको देगा निकाल के। कोई ट्रांसफार्मर ऐसा भी हो सकता है कि जितना आप प्राइमरी कॉइल में दोगे उससे वोल्टेज कम भी आपको दे सकता है। इस बेसिस पर आपको मालूम है हमने ट्रांसफार्मर की 2 कैटेगरी कर दी। ट्रांसफार्मर को 2 टाइप का बना दिया। एक ट्रांसफार्मर का नाम रख दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरे ट्रांसफार्मर का नाम रख दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इस आधार पर एक वो ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज को क्या कर दिया करेगा? बढ़ा दिया करेगा। एक वो होगा जो वोल्टेज को घटा दिया करेगा। इस आधार पर ट्रांसफार्मर के 2 टाइप बन गए। तो अगली पॉइंट हम यूज करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर मैं बताने जा रहा हूं आपको, दैट ट्रांसफार्मर इज नोन एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसे आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बेटा ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें NS इज ग्रेटर देन NP होता है। NS इज ग्रेटर देन NP मीन्स व्हाट इज द मीनिंग दैट NS इज ग्रेटर देन NP? मीन्स वेरी गुड, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या
ज्यादा लगाते हैं। और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, सेकेंडरी कॉइल में हमने अगर प्राइमरी में हमने 100 फेरे लगाए हैं, सेकेंडरी में 1000 लगा दिए हमने। समझ में आ गया आपको? ये काम होता है। और अगर ऐसा है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, क्या मिलेगा बोलो? NS/NP इज ग्रेटर देन, और यहां क्या बचा? 1। इसका मतलब है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं उनका जो परिणामन अनुपात होता है सदैव 1 से अधिक होता है। देखो NS/NP, इसी को हम परिणामन अनुपात बोला गया है। समझ में आ गया? और अगर NS/NP का मान 1 से ज्यादा है तो ES और EP के बीच रिलेशन बताइए, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? NS/NP का मान 1 से ज्यादा है तो ES बड़ा होगा, EP छोटा होगा। ES विल बी ग्रेटर देन EP, मतलब उसमें आप प्राइमरी में दोगे छोटा वोल्टेज, सेकेंडरी में बड़ा वोल्टेज आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाएगा? स्टेप अप। स्टेप अप क्यों? क्योंकि ये एक स्टेप अप कर देता है। अप मतलब बढ़ा देना। तो ये वोल्टेज को EP से कैसा बना देता है? ES बढ़ा करके ES बना देता है, इसलिए इसका नाम हमने रखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकंड नंबर जो होगा उसका नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको कहा जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में इसका उल्टा हो जाएगा, NS विल बी लेस देन NP, मीन्स द्वितीय कुंडली में कम फेरे लगे होंगे, प्राथमिक में फेरे ज्यादा लगाएंगे। ऐसी सिचुएशन पे अगर आप ट्रांसफार्मर रेशियो निकालते हैं देन इट विल बी ग्रेटर देन लेस देन 1, इसका मान हमेशा 1 से छोटा आएगा। और अगर NS/NP 1 से छोटा होगा तो ES भी EP से छोटा आएगा। प्राइमरी कॉइल में देना बड़ा वोल्टेज है आपको, तो जब आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में छोटा वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है? तो अगर वोल्टेज को कम से ज्यादा बनाना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाइएगा? स्टेप अप। और अगर बड़े वोल्टेज को कम करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है। समझ आ रहा है आपको? इन दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का ना हम पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। यूज कहां पर करते हैं? पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का मतलब है जब आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वहां इसका यूज करते हैं। इसका भी यूज हम पावर ट्रांसमिशन में भी कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज भी करते हैं। बाकी ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, इन सब में भी हम इसका यूज करते हैं। पावर ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया कि जब आपको पावर हाउस से बिजली की सप्लाई की जाती है ना, उस रास्ते में आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। कहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? तो जो पावर हाउस से आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ये कहां होगा? पावर हाउस में। क्यों? क्योंकि वहां से वोल्टेज को बढ़ा करके भेजना रहता है हमको, तो वहां से वोल्टेज हाई करेंगे, भेज देंगे, और जब यहां आपके घर में, आपके मोहल्ले में आएगा तो क्योंकि वो वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है और हमको सिर्फ कितना वोल्टेज अपने घर के लिए चाहिए? 220, तो हम उतने हाई वोल्टेज को घर में नहीं लाते, तो मोहल्ले में क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर रख देते हैं। और मोहल्ले में कौन सा ट्रांसफार्मर रखते हैं? स्टेप डाउन। तो वो वहां से आने वाले हाई वोल्टेज को क्या कर देता है? डाउन कर देता है, लो कर देता है, और वो 220 की सप्लाई आपके घर में भेज देता है। तो आपने देखा होगा आपके गांव में, मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है, और एक ट्रांसफार्मर कहां है? पावर हाउस।
तो पावर हाउस में कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप कि स्टेप डाउन? स्टेप अप। और आपकी लोकेलिटी में कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन, क्योंकि उतना हाई वोल्टेज हमको घर में नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 220 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया। इसमें एक चीज और ये आ रहा है कि वोल्टेज तो बढ़ा घटा लिया, करंट का क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो बढ़ भी गया, स्टेप डाउन से घट भी गया, करंट का क्या होगा? आप नोट करिए, मैं बताता हूं कि करंट का क्या होगा। ट्रांसफार्मर में अभी आपने देखा कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज को घटा भी सकता है, पर मैं एक चीज आपको बताऊं, वोल्टेज क्या होता है बेसिकली? वोल्टेज इज बेसिकली एनर्जी, वर्क डन। आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वोल्टेज बेसिकली वर्क डन होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या ये हम जो सप्लाई देंगे उसकी एनर्जी को बढ़ा सकता है? उधर ट्रांसफार्मर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये वोल्टेज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। और वोल्टेज बेसिकली क्या है? एनर्जी। इसका मतलब ये एनर्जी बढ़ा रहा है। उधर दूसरी तरफ साइंस में एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही तो फिर ये बढ़ा कैसे सकता है? इसका मतलब इसने उत्पन्न किया होगा। जितनी हमने दी है उतनी ही ऊर्जा निकालना चाहिए था इसको एनर्जी कंजर्वेशन से। बढ़ा कैसे दिया? इसका मतलब अपने अंदर ही अंदर इसने ऊर्जा बनाई और तब इसने दिया। उत्पन्न नहीं कर सकते एनर्जी को हम, तो फिर क्या होगा? क्या वाकई ट्रांसफार्मर एनर्जी क्रिएट करता है? आंसर इज नो, ट्रांसफार्मर एनर्जी क्रिएट नहीं करता। आप ध्यान दीजिए क्या करता है, मैं बड़े छोटे शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है जब, यानी कि वो एनर्जी बढ़ाता है, सच बात है ये। लेकिन आप जानते हैं उस समय, जैसे अभी सर्किट में 100 चार्जेस दौड़ रहे हैं, 100, और सबके पास 10 जूल एनर्जी है, 10 जूल, तो टोटल कितना हो गया? एक चार्ज के पास कितनी एनर्जी है? 10 जूल। और कितने चार्जेस सर्किट में दौड़ रहे हैं? 100। टोटल कितनी एनर्जी हो गई? 1000 जूल। क्लियर? अब हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर तुम आओ और चलो एक एनर्जी बढ़ाओ, तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी बढ़ा देगा। 10, अभी हर एक को कितनी एनर्जी दे रहा था? 10। अब वो हर एक को कितनी देने लगेगा? 20 कर दिया उसने, एनर्जी बढ़ा दिया। लेकिन आप जानते हो प्रॉब्लम कहां आएगी? अब वो दौड़ाने वाले इलेक्ट्रॉन जो 100 थे ना, अब हर एक को कितनी दे रहा है? वो 20। तो अब उसने दौड़ाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने कर दिए? 50 बस। अब वो 100 को नहीं दौड़ाएगा, तो एनर्जी तो बढ़ा देगा, लेकिन नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस को क्या कर देगा? कम कर देगा। एनर्जी बढ़ा दिया ना, ठीक तो है? कुछ बात समझ में आ रही है हमारी आपको? और अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे और स्टेप डाउन को दोगे कि ले तुम कम करो एनर्जी, तो कम कर देगा एनर्जी, लेकिन दूसरी तरफ क्या चीज बढ़ा देगा? वो नंबर ऑफ चार्जेस को ज्यादा कर देगा, वो 200 को ढकेलना शुरू कर देगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एनर्जी क्या करता है? बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो और क्या कर देता है? दौड़ने वाले चार्जेस की संख्या कम कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एनर्जी कम कर देता है, लेकिन दूसरी ओर वो और एक काम कर देता है, उसके साथ साथ दौड़ने वाले चार्जेस का नंबर ज्यादा कर देता है, बढ़ा देता है। अब फिर से वही बात आई, नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस, गतिमान आवेशित कणों से ही क्या बनती है? करंट। तो स्टेप अप क्या करता है? गतिमान आवेशित कणों की संख्या को कम कर देता है। इसका मतलब स्टेप अप करंट को कम कर देता है, और स्टेप डाउन क्या करता है? नंबर बढ़ाता है, वो करंट को इंक्रीज कर देता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये याद रख लीजिए। लेकिन सर्किट की पावर कभी बदल नहीं सकते। जितनी पावर सप्लाई देंगे एक सेकंड में, उतनी पावर सप्लाई आपको मिलेगी, और कम ही हो जाएगी, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। आप ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। जब बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर बना होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर, जो कि आप प्रैक्टिकली पा नहीं सकते,
आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसमें यह होगा कि जितनी पावर आप देंगे उतनी पावर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज दुनिया का हर ट्रांसफार्मर जितनी पावर आप दोगे, जो आपको पावर निकाल के देगा उससे वो क्या कर देगा, कम ही कर देगा, उतनी भी नहीं दे पाता। केवल आइडियल ट्रांसफार्मर ये काम कर सकते हैं। बाकी हर ट्रांसफार्मर में जितनी पावर आप एक तरफ से दोगे उससे कम ही कर देगा दूसरी पावर को। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इन आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर में, चलिए लिखिए, इन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू और विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। जो इनपुट पावर होगी वो आउटपुट पावर के बराबर होगी, लेकिन किसमें, आदर्श ट्रांसफार्मरों में। बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं उनमें सब में क्या होगा, पावर हमेशा कम ही हो जाएगी, बराबर भी नहीं रहती यार, कम ही हो जाती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं? अच्छा आप मुझे, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। इनपुट पावर यानी कि इनपुट कहां देते हो, प्राइमरी कॉइल में, तो प्राइमरी कॉइल में जो पावर दे रहे हो उसको आप लिखो। इनपुट पावर के लिए प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज लेना पड़ेगा और प्राइमरी कॉइल की ही क्या लेनी पड़ेगी, करंट। पावर का सूत्र E इंटू आई होता है ना, तो E इंटू आई लगाएंगे, लेकिन क्योंकि इनपुट है और इनपुट कहां सप्लाई देते हैं आप, प्राइमरी में, तो प्राइमरी का वोल्टेज गुणे प्राइमरी की करंट। इट विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मीन्स आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। बउआ हो, ये हम बता रहे, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? आप बोलते नहीं हो तो पता नहीं लग पाता। आप याद रखिए, आपका पढ़ते वक्त मुस्कुराते रहना और ये बोलते रहना कि हाँ, ये हम लोगों को पावर देता है, हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि नहीं हम आपको समझा पा रहे हैं चीजों को। यहां से अगर आप सॉल्व करके निकालोगे ES अपॉन EP निकालो तो क्या आएगा, ES अपॉन EP, तो I का क्या हो जाएगा, IP अपॉन IS। और बउआ ES अपॉन EP ही तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अभी अभी आपने पढ़ा ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, और अब ES अपॉन EP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, IP अपॉन IS। देखो वोल्टेज करंट के विलोमानुपात में है। E का S ऊपर है तो I का S नीचे है, E का P नीचे है तो I का P ऊपर है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से विलोमानुपात में है। तो जब वोल्टेज बढ़ता है उधर तो करंट का मान क्या हो जाता है, कम, और जब वोल्टेज घटता है तो करंट की वैल्यू। तो प्लीज मुझे बताइए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज का बताइए, वोल्टेज बढ़ा देगा, करंट का बताइए, कम हो जाएगी वैल्यू। और किस तरह से कम होती पता लगा, वोल्टेज बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ा देगा, लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस कम कर देगा वो। समझ आया? इस तरह से। और देखो बेटा, यही तो है भैया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, समझ रहे हैं? तो ये भी एक फॉर्मूला आप अपने कैलकुलेशन में नोट करिए। तो ये हो गया, लेकिन बट प्लीज you all have to remember that this is happen only and only in ideal transformer, but in the world there is very difficult to find out this type of ideal transformers. आदर्श ट्रांसफार्मर को प्राप्त करना बहुत कठिन है कि जितनी पावर हम उसको दें उतनी पावर ही वो हमको सप्लाई को वापस कर दे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। हर ट्रांसफार्मर में एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली, कि जितनी पावर आप देते हो उस पावर को वो क्या कर देते हैं, कम ही कर देते हैं। समझ में आया? क्यों कम कर देते हैं? फिर से एक क्वेश्चन उमड़ पड़ा कि पावर को कम क्यों कर देते हैं।
तो उसके लिए जवाब ये है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी के बहुत सारे लॉसेस होते रहते हैं। ट्रांसफार्मर के भीतर एनर्जी के बहुत सारे लॉसेस होते रहते हैं। नाउ अगेन स्टूडेंट्स आर ईगर टू नो दैट व्हाट आर द लॉसेस इनसाइड द ट्रांसफार्मर। अब मैंने आपको बता दिया ना कि क्यों पावर कम ही कर देते हैं, बराबर क्यों नहीं देते। इसका रीजन कौन है? ट्रांसफार्मर के भीतर होने वाले बहुत सारे लॉसेस, हानियां, नुकसान। तो फिर से बच्चों के मन में क्वेश्चन आया, क्या नुकसान होता है यार उसके भीतर? बहुत सारे लॉसेस हैं। लिख लीजिए, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। आयरन के लॉसेस होते हैं, कॉपर के लॉसेस होते हैं, फ्लक्स के लॉसेस होते रहते हैं, हिस्टेरेसिस के लॉसेस होते रहते हैं, साउंड की वजह से लॉस होते हैं। इतने सारे लॉसेस ट्रांसफार्मर में होने की वजह से आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर की तुलना में थोड़ा सा कम ही हो जाती है। नर्म लोहे की हानियां, आप हिंदी में देखो कैसे लिख सकते हो। नर्म लोहे की हानियां, तांबे की हानियां, चुंबकीय फ्लक्स की हानियां, शैथिल्य हानियां, इसको क्या बोलेंगे? शैथिल्य की हानियां, ध्वनि से होने वाली हानियां, ये सब लॉसेस उस पे होते रहते हैं। आयरन के लॉसेस कैसे होते हैं? कितना भी आप जतन कर लो, लेकिन जब आप फ्लक्स परिवर्तन होता है ना, तो वो जो नर्म लोहे की क्रोड आपने लगाई है बेटा, वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, समझ रहे हैं? और गर्म होने की वजह से हीट उससे रेडिएट होना शुरू हो जाती है, तो ये एक तो लॉस हो जाता है, बहुत सारी एनर्जी उसके गर्म होने से हीट लॉस होता है। कॉपर के लॉसेस, कॉपर कितना भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है, और अगर उसके पास प्रतिरोध है तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? इसलिए कॉपर की जो कॉइल्स है ना, वो भी गर्म हो जाती हैं, और कॉपर की कॉइल्स अगर गर्म हो जाती हैं तो वो भी हीट के लॉसेस करती रहती हैं। भाई आपने ट्रांसफार्मर क्या करने के लिए बनाया था? वोल्टेज बदलने के लिए ना, कि उसको गर्म करे खातिर बनावते हो, वोल्टेज बदलने के लिए। तो ये गर्म अगर हो रहा है तो बर्बादी तो कर रहा है ये। हमने गर्म होने के लिए नहीं बनाया उसको, पर फिर भी ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब ये बर्बाद कर रहा है हमारी एनर्जी को। फ्लक्स के लॉसेस, कितना भी जतन कर लो 1-8% तो फ्लक्स निकल ही जाएगा बाहर, तो फ्लक्स के लॉसेस होते रहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस बेटा ये होता है कि जो आपने कॉइल लगाई है उनमें एसी का नेचर बार बार बदलने का है, तो जब एसी आती है, फुल होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र मैक्सिमम होता है, और जब एसी जीरो हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाता है। तो बार बार ये जो कॉइल है ना, और ये जो नर्म लोहा है, बार बार चुंबकित होता है, फिर विचुंबकित हो जाता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ये बार बार होता रहता है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण उसमें नुकसान होते हैं। अब इस वर्ष हिस्टेरेसिस लॉस सिलेबस में नहीं था, आपको पढ़ाया नहीं गया, ये निकल चुका है, लेकिन है नहीं सिलेबस में तो हमने नहीं पढ़ाया आपको। लेकिन ये हानियां किस वजह से होती हैं? चुंबकन एवं विचुंबकन के कारण। बार बार नर्म लोहे का चुंबकित होना और विचुंबकित होना, इसकी वजह से ऊर्जा का नुकसान होता है। साउंड के लॉसेस कैसे होते हैं? देखो, आपको याद है स्टेपल्स मैंने बताया क्या होते हैं? वो जो पत्तियां लगाई आपने वो स्टेपल्स थे।
जब इनमें फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण प्रतिकर्षण की वजह से ये ऐसे, प्रतिकर्षण हुआ तो ऐसे हो गई, आकर्षण हुआ तो ऐसे हो गई, प्रतिकर्षण हुआ तो ऐसे हो गई, आकर्षण हुआ तो ऐसे हो गई, ऐसे ऐसे। अब ये क्या होता रहता है, इतना नहीं मुड़ती, मेरा हाथ बहुत मुड़ जाता है हल्का सा, लेकिन एक दूसरे के पास आना और दूर जाना, इससे क्या होने लगता है, एक साउंड पैदा होता है। तो कभी भी आप गौर करिए, आपके गांव में मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा है, आप उसके पास जाके देखिए, उसमें एक आवाज आती रहती है, उस पर एक आवाज आती रहती है, एकदम ऐसी आती है, ऐसे एक आवाज आएगी उस पर। वो क्या है, साउंड। ट्रांसफार्मर को क्यों बनाया आपने, ताकि वो आवाज करे, लेकिन वो तो करता है, इसका मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो आवाज करने में भी बर्बाद कर रहा है। तो इतने सारे लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते रहते हैं। ट्रांसफार्मर का ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपका हो गया है। ट्रांसफार्मर में कुछ चीजें और पढ़नी बाकी है, जैसे ट्रांसफार्मर का यूज जब करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे इससे हमारे काम बन जाते हैं, ये पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिजिक्स में चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।